नेपाल में अचानक बाढ़ में गांव और पुल बह गए, कई लोगों की जानें गईं, सैकड़ों लोग लापता। क्या ये सिर्फ बाढ़ था या आने वाली बड़ी तबाही का संकेत? एक बड़ा संकट आचार्य जी होता है कि क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियां अपने वजूद की लड़ाई लड़ने लगी हैं, समंदर का लेवल अभी आप कह रहे थे कि वो बढ़ता चला जा रहा है। कई द्वीप 2040 तक दुनिया के डूब जाएंगे और कई शहर जो तटीय हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, वेनिस, जकार्ता, ये सारे शहर धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में, दशकों में ये शहर खत्म हो जाएंगे। जी। कुछ इलाकों में तो 25 सेंटीमीटर हर साल जमीन डूबती चली जा रही है। यह संकट भी तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। वही है, पूरा पूरा वही है, मतलब और किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, ये उसी चीज से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है 90% उसको ओशंस ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो पानी और बर्फ, इसके अलावा हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? हम जानते भी हैं ना विज्ञान में कि स्पेसिफिक हीट पानी की सबसे ज्यादा होती है, पानी की। तो यानी कि वो अपने आप में काफी सारी हीट एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और जब हम बात कर रहे थे इसकी फीडबैक लूप्स क्या होते हैं, ओशन ही होते हैं जो हीट को भी अब्जॉर्ब करते हैं और ओशन ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी करते हैं। एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होता है वो जंगल होता है, पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली। और दूसरा सबसे बड़ा सिंक होता है पानी। पानी कार्बन डाइऑक्साइड सोख के रखता है, लेकिन पानी हमने कहा तापमान यानी हीट एनर्जी भी सोख के रखता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। माने गर्म पानी कम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर रखेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई? माने पहले ही बढ़ रही थी और जितनी ओशन ने अपने में कैद कर रखी थी, सोख रखी थी, वो भी रिलीज हो गई, वो भी वहां पहुंच गई। इन सब का नतीजा ये होता है कि जो बर्फ है वो पिघलती जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है। जब बर्फ पिघलती जा रही है तो जो उसका जल स्तर है वो बढ़ता जाएगा। एक वजह इसकी ये भी है कि गर्म पानी फैलता है, ये भी है। तो वो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वो फैलाव लेगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी वजह ये है कि वो पानी जो बर्फ की शक्ल में आर्कटिक पर, अंटार्कटिक पर कैद था, पहाड़ों पर कैद था, ग्लेशियर बन करके कैद था, वो पानी रिलीज हो रहा है और वो पानी आ रहा है समुद्र में। तो समुद्र का जल स्तर ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो तटवर्ती इलाके हैं वो सब तो डूब रहे हैं, डूबते ही जा रहे हैं। कुछ तो पूरे पूरे देश हैं जो विलुप्त हो जाएंगे। और भारत के पास भी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, तो हमारे भी जो तटीय शहर हैं वो सब के सब खतरे में हैं, पहले ही खतरे में हैं। अमेरिका में अभी जब पूरा ट्रम्प का कैंपेन चला था, तो नाम क्या है उनका, उनके एक वरिष्ठ कैंपेन मैनेजर थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि हाँ बहुत अच्छी बात है ना, अभी जहाँ सफ़ेद है क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ फिर हरा हो जाएगा। सफ़ेद माने समझ रहे हैं क्या? बस बर्फ पिघलेगी तो वहाँ पर हरितमा आ जाएगी, घास उगेगी, पौधे उगेंगे। हमारी तो बल्कि घूमने फिरने की और खेती की ज़मीन बढ़ जाएगी। और ये वो लोग बोल रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े गुनहगार हैं, और वही हैं जिनको इसमें फ़ायदा भी दिखाई दे रहा है, और उनकी कोई बात गलत भी नहीं है। जो उत्तरी अमेरिका है या सबसे ज़्यादा कनाडा है, वहाँ पर जो आइस शीट्स हैं जिन्होंने लगभग उनके देश का ज़्यादातर क्षेत्र ढक रखा है, वो पिघलेंगी। जो पिघलेंगी तो वहाँ तो बहुत लोग इस आशा में बैठे हैं कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो खेती की ज़मीन निकल आएगी, उनके लिए निकल आएगी। भारत का क्या होगा? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें भी सबसे ऊपर बांग्लादेश, क्योंकि वो पूरी तरह से एक तटीय देश है। ये दुनिया के उन देशों में हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। बांग्लादेश की तो विकट तबाही होने वाली है क्लाइमेट चेंज से, और भारत भी तबाही में बहुत पीछे नहीं रहने वाला है। और जिन देशों में क्लाइमेट चेंज को लेकर के सबसे कम सजगता है उसमें भी भारत अग्रणी है। यहाँ आप किसी से जलवायु परिवर्तन की बात करिए, उनको नहीं समझ में आता कि क्या है, क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा। देखिए, हम समझ नहीं रहे हैं।
आप मुझसे कहें कि तुम्हारा विकास कर दूंगा, इसके लिए तुम्हारा एक हाथ काट दूं, मैं विकास करवाऊं क्या? आप मुझसे कहें तुम्हारी ये किडनी निकाल लूं, इससे तुम्हारा विकास हो जाएगा, तो विकास मैं करवाऊं क्या? मेरी एक आंख निकाल के कहें या दोनों आंख निकाल के कहें कि विकास होगा। और ये मैं सिर्फ मुहावरे के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं। ये जो शरीर है ना, ये पृथ्वी से अभिन्न है। पृथ्वी आपने अगर बदल डाली जैसी है वो, तो ये शरीर भी नहीं चल सकता। ये इसी पृथ्वी से उठा है। आप बात समझ रहे हैं? आपके फेफड़ों में ठीक उतनी ही ताकत है कि जो ये वायुमंडलीय हवा है उसको सोख सके। तो माने पृथ्वी का जो आकार है वो तय कर रहा है आपके फेफड़ों का आकार। आपका पूरा शरीर ही पृथ्वी से संबंधित है। पृथ्वी जैसी है वैसी ना हो तो आप जैसे हैं वैसे नहीं हो सकते। आपकी खाल का रंग इस बात से निर्धारित हो रहा है कि पृथ्वी से की सूर्य से दूरी कितनी है। हमारा कद भी इस बात पर निर्भर कर रहा है कि पृथ्वी का व्यास कितना है और इस कारण गुरुत्वाकर्षण कितना है। हमारी मांसपेशियों की सामर्थ्य, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो सब इस बात पर निर्भर कर रहा है कि पृथ्वी कैसी है। ये वातावरण है, ये ऊपर से प्रेशर डालता है, हमारे ऊपर डालता है ना। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप, वो ठीक उतना होना चाहिए कि वो न्यूट्रलाइज कर दे, मुकाबला कर ले, बराबर कर दे ये वायुमंडलीय दबाव को। इसीलिए जब आप पहाड़ पर जाते हो तो देखा कई लोगों की नक्सीर फूट जाती है, उनके खून आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, लेकिन शरीर में जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा है। जब भीतर ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो ऐसे फट जाता है। समझ रहे बात को? ये जो पृथ्वी है वो हम हैं। मेरी एक एक धड़कन ये पृथ्वी ही है। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम पर्यटक नहीं हैं। हम इसी मिट्टी से उठे हैं। इस मिट्टी ने ही हमारा आकार ले लिया और हम इसी मिट्टी में वापस समा जाएंगे। ये हम यही हैं। अब ये बताइए कि अगर मैं यही हूं तो मैं विकास की बात अपने लिए ही कर रहा हूं ना, अपने लिए। मैं ही नहीं रहूंगा तो किसके लिए विकास? मैं इस पृथ्वी के साथ शोषण कर रहा हूं, बलात्कार कर रहा हूं। जो पृथ्वी मुझे देना नहीं चाहती, मैं उससे जबरदस्ती ले रहा हूं। ये तो जबरदस्ती छीना झपटी है ना। बलात्कार मैंने किसी अतिशयोक्ति का तो नहीं उपयोग किया। जब पृथ्वी को ही मैं बर्बाद कर दूंगा, और मैं पृथ्वी ही हूं, तो मैं भी बर्बाद हो गया। जब मैं ही बर्बाद हो गया तो विकास किसका होगा? अमेरिका जैसे देशों में अब ये हो रहा है कि अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे, आप सरकारी नौकरी से हाथ धोगे, आप प्राइवेट जॉब में हो, वहाँ पर दबाव डाल के आपको निकाल दिया जाएगा। आप सोशल मीडिया पर जाकर बात करोगे, आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम से क्लाइमेट चेंज की पूरी बात हटा दी जाएगी। बच्चों को, जवानों को स्कूल कॉलेज में करिकुलम में पता नहीं लगने दिया जाएगा क्लाइमेट चेंज क्या होता है। जब किसी को पता ही नहीं कि ये सब क्या होता है, तो कटते रहे जंगल, कोई आकर के विरोध क्यों करेगा? भारत इस मामले में अमेरिका से बहुत बेहतर है। यहाँ एक संकट तो है। हाँ, क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमने ये ग्लास है, हमने पर्दे के पीछे रख दिया और आपको नहीं दिखाई पड़ा तो आपने इसके बारे में नहीं पूछा है। हाँ। ये खतरे तो जिंदगी में चारों तरफ दिखने शुरू हो जाते हैं। आपका मौसम का पैटर्न बदल जाएगा, आपकी खेती उजड़ जाएगी, पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, आबादी बढ़ती चली जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए। ये जो संकट पूरा का पूरा दिखता है, कोहराम मचाता हुआ सा महसूस होता है। वो तब ना जब कोई बैठ करके ये सारी बातें एक साथ एकीकृत करके टेबल पर रख दे, तब तो दिखाई देता है खतरा कितना बड़ा है। दिक्कत सारी ये है राणा जी कि ये सारे खतरे लगभग अदृश्य रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी ना उस मेढक की, कुएं वाली की? नहीं, कूप मंडूक नहीं। एक था जिसको सीधे ही उबलते हुए पानी में डाल दिया, ठीक है। वो जैसे उबलते पानी में डाला तो मेढक कूद के बाहर आ गया। बोला पागल हो क्या, मार दोगे? वो जल और गया, क्या कर दिया, काहे को डाल दिया। एक दूसरा मेढक था, उसको पानी में डाला, जरा सा तापमान बढ़ाया, वो झेल गया। जरा सा और बढ़ाया, उसने कहा हाँ यार गर्मी बढ़ तो रही है और थोड़ी सी तो बढ़ी है, वो और झेल गया। थोड़ी देर में थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उसने कहा बढ़ रही है, पिछले से थोड़ी और बढ़ गई, वो और झेल गया। तापमान लगभग वहीं पहुंचा दिया जिस तापमान पर पिछला मेढक चुपचाप जल्दी से कूद के भाग गया था। ये मेढक नहीं भागा, क्योंकि इसके साथ जो प्रक्रिया रही
वो क्रमिक रही, जो भी कुछ हुआ वो क्रमशः हुआ, ग्रेजुअल हुआ। ये मेढक उबल कर मर गया। हमारे साथ उस दूसरे मेढक वाली घटना घट रही है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपने जिस कोहराम की बात करी, अगर वो सब कुछ एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में घटित हो जाए और एक ही जगह पर हो जाए घटित, तो हमें मजबूर होकर के इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी आपदा आ गई है, दिख रहा है, रोज रोज कुछ हो रहा है। दिक्कत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता, रंगहीन, कलरलेस वो एक गैस होती है। धुआं तो दिखाई देता है ना, धूल भी दिखाई देती है। जब दिल्ली में AQI बहुत ख़राब हो जाता है तो आम अनुभव है कि आप मेज वगैरह छोड़ दो, उस पर आगे देखते हो तो उसमें बहुत महीन आपको दिखाई देता है कि धूल पड़ गई है, ठीक है ना। वैसे ही गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें से काला धुआं निकल रहा है, दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई नहीं देती। नहीं पता चलता कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। 250 ppm से 440 ppm के आसपास आ रहा है। वो नहीं पता चलता है। तापमान बढ़ रहा है 1.5 डिग्री बढ़ गया है, पर 1.5 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन है ये तो वैसे भी हमने झेला हुआ है। तो हमें नहीं पता चलता कि ये कितनी बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? हमें नहीं पता चलता कि इसकी वजह से अगले 20 सालों में भारत में जो खेतों की उत्पादकता है, जो क्रॉप यील्ड्स हैं, वो 30% नीचे जाने वाली हैं और हमारी आबादी लगभग 15-20% तब तक बढ़ चुकी होगी। ये कब तक की बात है? ये अगले 20 साल की बात है। तो ये बताइए, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। और 20 साल माने 20वां साल नहीं होता, 20 साल माने 20th ईयर नहीं होता, 20 साल माने अभी से शुरू, और अभी नहीं, पिछले 10 साल से शुरू, पिछले 20 साल से शुरू। क्लाइमेट चेंज से भारत का जो एग्रीकल्चरल फार्म सेक्टर है उसको कितना नुकसान हो चुका है। हम बात करते हैं हमें इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, हमें कितने बिलियन इकोनॉमी का प्रतिवर्ष नुकसान होना शुरू हो चुका है अभी ही, ऑलरेडी। हम उसकी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ क्रमशः हो रहा है। मेढक धीरे धीरे उबल रहा है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेढक को लग ही नहीं रहा कि कोई अनहोनी घट रही है। वो कूद के बाहर ही नहीं आ रहा, वो इमरजेंसी जैसा कोई बटन दबा ही नहीं रहा है, और वो इमरजेंसी पे जैसा कोई बटन दबेगा नहीं। ये दुनिया जो है ये मेढक की तरह ही उबल कर मरने वाली। अगले 10 से 20 वर्षों में प्रतिदिन 2 से 3 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुआ करेंगे। एक जगह पर नहीं होगा कि आप कहें आज केरल में हो गया, अरे कल वहाँ हो गया। एक ही दिन पर 3 जगह पर प्रकृति का कहर टूट रहा होगा, एक ही दिन में 3 जगहों पर एक साथ। और ये एक देश की बात है, और दुनिया के सब देशों को लें तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा, उसकी कोई गिनती नहीं। और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी भी बढ़ चुकी होगी। माने जो साइक्लोन है वो छोटा मोटा साइक्लोन नहीं, वो और बड़ा साइक्लोन होगा। अब तो यहाँ तक भी है कि जो सीस्मिक एक्टिविटी होती है जिससे कि भूकंप आता है, यहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका भी शायद कुछ परोक्ष संबंध जलवायु परिवर्तन से हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर भी भूकंप आएंगे जहां पहले कभी भूकंप आ ही नहीं सकते थे, और इसलिए जहां बिल्कुल तैयारी नहीं है, भूकंप रोधी इमारतें नहीं बनाई गई हैं, और इस तरह की वहां पर कोई इमरजेंसी फैसिलिटीज़ या कि डिज़ास्टर मिटिगेशन कोई व्यवस्था करी नहीं गई है, वहां भी भूकंप आ सकता है। हम समझने को राज़ी नहीं है। हम विकास झुंझुना बजा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया जनता के सामने ये नहीं लाता है कि क्लाइमेट चेंज से इकोनॉमिक लॉस भी कितना ज़बरदस्त है। आप विकास की बात करते हो तो आप इकोनॉमिक्स, आर्थिक लाभ की ही बात कर रहे हो ना। हाँ, तो जो आर्थिक नुकसान है क्लाइमेट चेंज के वो कितने ट्रिलियन डॉलर हैं, इसकी बात हमें बताई नहीं जा रही है। ये छुपा हुआ राज है जिसमें विस्थापन की कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट्स, जो आपकी खेतों की पैदावार खत्म होगी उसकी कॉस्ट, जो दिन के जितने काम होते थे वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। ये भारत में जो फॉर्मल औपचारिक अर्थव्यवस्था है वो तो बहुत छोटी है, इस अर्थ में कि उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, रोजगार पाते हैं, बहुत छोटी है। भारत में ज़्यादातर लोग रोजगार कहाँ पाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर माने क्या? वो हाथ के काम करता है, वो जमीन पर अपने पैरों से चलता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, और वो सड़क का आदमी है, वो सड़क पे काम कर ही नहीं पाएगा।
स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं, खाड़ी देशों में हुआ था, सड़क पर चप्पलें चिपक रही हैं। सड़क इतनी गर्म है कि आप सड़क पर पांव रख रहे हो, चप्पलें वहीं पे पिघल के चिपक गई और लोग गिर रहे हैं और पिघली हुई सड़क पर वहीं चिपक कर मर रहे हैं। ये हो चुका है। 2-2 महीनों के लिए पूरा देश बंद कर दिया गया। ये हो चुका है। ये इसकी आर्थिक गिनती कौन करेगा? इन लॉसेस को कौन गिनेगा? या बस विकास विकास ही रोते रहेंगे हम? यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों की कीमत पर अगर हम आप वो गंवाते हैं जो पर्यावरण को बनाए रखने के ज़रूरी है, तो आप दरअसल एक बड़े नुकसान को उठाते हैं, उस नुकसान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसको सामने नहीं रखा जाता। आचार्य जी कह रहे हैं। आप ये बताइए ना, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी है जो आज भी कृषि पर सीधे या कि परोक्ष रूप से आश्रित है? मुझे लगता है कि 55-60% तो आज भी है। माने 2/3 मान लूं, 2/3 मान लूं। इन 2/3 लोगों का क्या करने वाले हैं हम, और उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी? जब आपने पूरी बारिश ही गड़बड़ा दी, कभी धूप इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि फसल खराब नहीं हो रही, फसल में आग लग रही है, तो इसकी जो आर्थिक कॉस्ट है उसका हिसाब कौन करेगा? या बस हम ये कह रहे हैं कि अरे वो कोयला नहीं निकाला ना, तो इसलिए राष्ट्र की तरक्की नहीं हुई। जब ये पूरा चारों तरफ से कयामत बरसेगी तो राष्ट्र की तरक्की कर लोगे क्या? किस विकास की बात कर रहे हैं हम? यानी कि नुकसान को जोड़ करके आप जब हिसाब लगाते हैं तो मुनाफे के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है, ये पल रहा है, भारी होता है। बात सिर्फ कविता की नहीं है, बात अर्थव्यवस्था की भी है। सरकारों ने इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो दुनिया के उसूल हैं, दुनिया के साथ एक शर्त जो तय की गई है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपने विकल्प अख्तियार करने शुरू कर दिए। जैसे ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बड़ी तादाद में अब आ रही हैं। कहा यह जरा कार्बन एमिशन को कम किया जाना चाहिए। फॉसिल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका कम इस्तेमाल होना चाहिए। तो सोलर विंड के ज़रिए या जो सोलर पावर है इसके ज़रिए हम अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। ये जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे जुमले दिख रहे हैं बहुत सारे। हाँ, 2015 में हमने पेरिस समझौता करा था, उसके मुताबिक 2024 तक हमें जहां होना चाहिए था हम उसके आसपास भी नहीं है। जानते, पेरिस समझौते ने 2 हमें साल दिए थे और उन दोनों सालों के साथ हमें 2 लक्ष्य दिए थे, 2030 और 2050। 2030 तक हमें अपने एमिशंस को लगभग आधा कर देना था, 44% कम। 2015 में समझौता हुआ था और समझौते के बाद सब देशों को एनडीज थे, वो नेशनल डिलीवरेबल्स, वो दे दिए गए थे कि भाई तुम इतना कम करोगे, तुम इतना कम करोगे, तुम इतना कम करोगे, और सबने कहा था न्याय संगत है, हम मानते हैं इतना इतना कम करेंगे। 2030 तक हमें -44% करना है, जितना चल रहा है उससे -44% करना है। आप बताइए 2015 से 2025 तो आ गए, 2030 तो थोड़ी ही दूर है, और हमें 2030 में -44 करना है। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में हमने कितना कर रखा होगा? कितना हो गया ये 9 साल में? +3%। +3%। पेरिस समझौते से पहले हम जितना एमिशन कर रहे थे, पेरिस समझौते के बाद हमने एमिशन और बढ़ा दिया कम करने की जगह। तो फिर तो विकल्प नहीं है ना। हम खत्म, सब खत्म है। एंथ्रोपोसीन शुरुआत में ही मैंने बोला था, ये महाविनाश है, ये प्रलय है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।